CRA रूल्स, इनको शॉर्ट में बोलते हैं CRA रूल्स 2014, राइट। कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड सारी जानकारी इन्हीं रूल के अंदर दे रखी है, ठीक है, कि कितनी लिमिट है, किसको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, किसको ऑडिट करवानी है, किसको ऑडिट नहीं करवानी, वो सारी बातें यहीं पे दे रखी है। फुल फॉर्म इसकी होती है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट, इसलिए हम बोलते हैं CRA, ठीक है, यहां से हमने लिया है CRA और रूल्स। तो कंपनीज रूल जो कि कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट के रिगार्डिंग है 2014 में आए हुए, इनके अकॉर्डिंग हम चलते। टोटल इसमें 6 रूल हमारे पास है बस, तो 6 रूल हमें याद होने चाहिए फिंगर टिप के ऊपर। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल में और किसी भी और प्रोविजन में जो सेक्शन 1 होता है या रूल 1 होता है वो एक ही बात बताता है, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, कमेंसमेंट, कि ये कानून कब आया, किस पे लागू है, किस पे नहीं है, ये सारी बातें बताती है, राइट। तो इसका जो रूल 1 है वो भी ये बोलता है कि ये 30 जून 2014 से एप्लीकेबल है, इसके कमेंसमेंट की बात करता है, बस। बोलिए, क्लियर है रूल 1? रूल 1 क्लियर है? रूल 1 में आपको ये डेट याद रखनी है। रूल 2 में कुछ भी याद नहीं रखना है, पर रूल 2 है किसका? डेफिनेशन का। जैसे आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 में। आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, डेफिनेशन होती है। यस सर। तो हर एक्ट में जो 1 सेक्शन या 1 रूल होता है वो तो बात करता है स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, कमेंसमेंट की। जो 2 होता है वो डेफिनेशन की बात करते हैं। सर ये क्यों करते हैं डेफिनेशन की बात? ये इसलिए बात करते हैं, जैसे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नॉवल पढ़ते हैं तो एक प्रेम्बल होता है, पता है आपको? ठीक है, या इंट्रोडक्शन मान लीजिए, जिसके अंदर बहुत सी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी जाती है कि भैया ये इसका भाई है, ये इसका चाचा है, ये इसका मामा है, ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। वरना आगे लिखा हुआ है बबलू ने ऐसा किया, अब आप कहोगे बबलू कौन है भाई? समझ गए? तो बार बार आपको ये समस्या ना हो कि किसकी बात चल रही है, इसलिए स्टार्टिंग में इंट्रो कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही उसी प्रकार से जब कोई भी एक्ट बताया जाता है ना, तो उसमें कुछ चीजें डिफाइन कर दी जाती है। जैसे इनकम टैक्स में कह दिया भैया एसएससी का मतलब कौन, अब बार बार मत पूछना एसएससी कौन, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम पहले ही बता रहे हैं, इसलिए आप बार बार हमसे मत पूछना। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि हम कुछ चीजें आपको पहले ही बता रहे हैं, बार बार आप हमसे मत पूछिएगा। सबसे पहले इन्होंने बताया एक्ट, कि भैया जहां जहां पे हम लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू एक्ट, दैट मीन्स कंपनीज एक्ट। हम किसकी बात कर रहे होंगे? कंपनीज एक्ट की बात कर रहे होंगे, ठीक है। जब भी हम एक्ट की बात करेंगे हम कंपनीज एक्ट की बात बोलेंगे, रूल्स बोलेंगे तो हम CRA रूल्स की बात बोलेंगे, समझ गए? ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तो ये समझा दिया कि भैया जो CMA का कोर्स होता है, जिसने वो कोर्स पास किया होगा, जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा होगा, उसे हम कहेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो जब भी हम कहें कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आप समझ जाना कि वो बंदा क्वालिफाइड CMA है और उसने प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट ले रखा है, समझ गए? फिर कॉस्ट ऑडिटर को डिफाइन किया। कॉस्ट ऑडिटर कौन? जो कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑडिटर, और कौन करता है? CMA इन प्रैक्टिस करता है। समझ पा रहे हैं इन वर्ड्स को यहाँ पे देने का मतलब आप? यस सर। ठीक है। आगे लिखा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब सर, जब ऑडिटर अपना काम पूरा कर लेगा तो उसका जो फाइनल आउटपुट वो देगा हमें बना के, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन क्या है? अब कॉस्ट रिकॉर्ड की डेफिनेशन दे रखी है कि कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब कॉस्ट से रिलेटेड सारे आइटम, जो भी आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, जो मशीनरी है या जो भी यूटिलिटीज वगैरह आप काम में लेते हैं, उन सब से रिलेटेड। इसमें टोटल बहुत सारे आइटम होते हैं, टोटल आप मान के चलिए इसमें 31 आइटम होते हैं जिनके रिगार्डिंग आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, ठीक, 30 to 31 आइटम होते हैं जिनके रिगार्डिंग आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं आपको, जिसमें से 24 चीजें तो ऑलमोस्ट हो जाती है जो अपन ने CAS पढ़े हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उनके रिगार्डिंग उन सब चीजों को अगर हम मिला दें, ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस चार्जेस, ओवरबर्डन रिमूवल, इन सब से रिलेटेड जितने रिकॉर्ड होते हैं उन सबको मिला के क्या कहते हैं हम? कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर्म,
फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो फॉर्म का मतलब यहाँ पे अभी आगे आएगा, 4 फॉर्म यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, CRA1, CRA2, CRA3 एंड CRA4। तो फॉर्म की बात करें तो आप समझ जाना हम इसकी बात कर रहे हैं। एंड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट की बात करें तो ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम ICMAI के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड डिफाइन कर दिए। सर क्या ये वर्ड एग्जाम में आ सकते हैं? नहीं, इनका कोई सेंस नहीं है, एग्जाम में आने का कोई रोल नहीं। एग्जाम में ये वाली डेट आप याद रखेंगे। बता दीजिए एक बार, यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए, अब रूल 3 पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी काम हमारे इंडिया में होते हैं, उन सबको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी को बोला जाता है टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी का नाम दिया गया। इसमें लिखा नहीं है, लिख दो टेबल सी। तो टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी का नाम दिया गया है। टेबल ए में रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, टेबल बी में नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, और टेबल सी के अंदर दोनों में जो नहीं है वो यहाँ आ जाते हैं, रिमेनिंग सेक्टर्स। रेगुलेटेड सेक्टर 6 होते हैं टोटल, तो आपको ये नाम याद रखने हैं 6, ठीक है, क्योंकि MCQ में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेक्टर रेगुलेटेड है, कौन सा सेक्टर रेगुलेटेड नहीं है। तो ये पेट्रोलियम, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स एंड फार्मा, फर्टिलाइजर एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल, ये तीनों सेक्शंस क्या है? ये तीनों सेक्टर क्या है? सॉरी, 6 सेक्टर, ये रेगुलेटेड सेक्टर है। ठीक है, मैंने याद करवाने के लिए एक लाइन लिखाई थी, पत्रकार पोपटलाल। पत्रकार पोपटलाल को जानते हो क्या? जी, जानते हो क्या? जी. हाँ सर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तूफान एक्सप्रेस. मोहल्ले को जाने ना जाने, है ना, रिश्तेदारों को जाने ना जाने, टीवी स्टार को सब जानते हैं। पत्रकार पोपटलाल कहाँ काम करता है भाई? तूफान एक्सप्रेस। इज डाइंग फॉर शादी, राइट। ये मैंने एक लाइन लिखवाई थी, पत्रकार पोपटलाल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तूफान एक्सप्रेस मतलब टेलीकम्युनिकेशन, ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट। डाइंग में डी का मतलब है ड्रग्स एंड फार्मा, एफ का मतलब है फर्टिलाइजर, एंड एस का मतलब है शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपके 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, ये आपके 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, राइट। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। डन? डन सर. अब नॉन रेगुलेटेड में सर 33 आइटम है, नाम कौन याद करेगा? 33 का नाम याद करना बहुत मुश्किल काम है, तो आप रहने दीजिए, इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसा लिखा है कि एक SSC इज इंगेज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा सेक्टर है ये, ऐसा पूछ लेंगे तो आप बता दोगे रेगुलेटेड है, ठीक है। 4 सेक्टर के नाम दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा रेगुलेटेड है, या ऐसे पूछ लेंगे कौन सा रेगुलेटेड नहीं है, तो भी इन 6 नाम की वजह से आप बता दोगे आंसर क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये 6 नाम याद करने हैं, ओके। बाकी इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जी कल परसों अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था मिसलेनियस टॉपिक के अंदर कि एक बंदा है जो टायर्स एंड ट्यूब के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये देख लिया कि भाई टायर ट्यूब यहाँ तो आता नहीं है, यहाँ नहीं आता तो कहाँ होगा? नॉन रेगुलेटेड में होगा, नॉन रेड. समझ गए? चलिए एक बार देख लीजिए ये नाम। सर फिर हम लोग इसमें अदर सेक्टर में क्या डालेंगे?
हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? तो बोल रहा था कुछ? सर मैं ऐसे पूछ रही थी, हमें नॉन रेगुलेटेड के नाम नहीं पता, तो हम अदर सेक्टर में कौन से लेंगे फिर? देखो, ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका कैसा क्वेश्चन आता है मैं अभी आपको बता दूंगा। इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि इनमें कौन सा है, ठीक है। हमें जरूरत इन 6 की ही पड़ेगी। और अगर पढ़ी भी बाई चांस, मान लो 0.001% में पढ़ी भी, तो उस 0.001% के लिए 33 नाम याद कैसे करेंगे हम? पॉसिबल नहीं है। ओके सर। ये उसको आप इग्नोर करो, आप 6 नाम बस ये रट्टा मार लो अच्छे से, ये कभी नहीं बोलना है आप, ठीक है। चलिए अब सुनिए आगे। अब कोई भी एप्लीकेबिलिटी है, वेदर इट इज ऑडिट, वेदर इट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, कुछ भी हो, हमें एक चीज हमेशा निकालनी पड़ती है और उसका नाम होता है टर्नओवर। बोलो हाँ यार। किसी भी एक्ट में, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है, कंपनीज एक्ट है, सब चीज में क्या हमें टर्नओवर फाइंड आउट करना होता है। टर्नओवर के बिना तो कोई एप्लीकेबिलिटी पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको 2 वर्ड बता रहा हूं मैं, आप उसको ध्यान से समझिए। पहला वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, एग्रीगेट टर्नओवर। पहला वर्ड क्या ले रहे हैं काम में? एग्रीगेट टर्नओवर। और दूसरा वर्ड काम में ले रहे हैं इंडिविजुअल टर्नओवर। अब मैं पहले ही डेफिनेशन बता रहा हूं, इसलिए कि बाद में आपका सवाल ये नहीं है कि सर एग्रीगेट का हिंदी में मतलब ये होता है और इंडिविजुअल का हिंदी में मतलब ये होता है। हिंदी में मतलब से मतलब ही नहीं है ना। जब हम अगर किसी चीज की हमें डेफिनेशन दे दी जाती है तो फिर उसका हमें हिंदी मतलब से तो मतलब नहीं है ना। बोलो भाई, अगर मैं किसी चीज को डिफाइन कर दूं, मैं आपको कह दूं भैया एक्स का मतलब राम है, तो अब आप ये थोड़ी कह सकते सर ये तो एक्स है, राम कैसे कह सकते हैं क्या? तो डिफाइन डिफाइन करने का मतलब ही ये होता है। भाई अल्फाबेट तो 26 ही है। अब हर बंदे को किसी न किसी को डिफाइन करना है। जैसे अभी एक बहुत अच्छा इसी का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल चलता है। सभी को ऐसा लग रहा है कोरोना की 3rd वेव आएगी, जिसको डेल्टा डेल्टा बोला जा रहा है। सुना आपने डेल्टा वेरिएंट? यस सर। अब लोग बोल रहे हैं कि अरे वो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, बहुत खतरनाक है, उसमें ऐसा हो जाएगा, उसमें वैसा हो जाएगा। और बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट का मतलब क्या है। देखो, ये जो वायरस आया चाइना से, ये हर कंट्री में गया। अब हर कंट्री के जो एटमॉस्फेयर था, वहां का जो एनवायरनमेंट था, उसके हिसाब से इसने अपने आप को चेंज किया। आज जैसे अपन लोग चेंज हो जाएंगे, अगर आप अभी जम्मू जाके रहने लग जाओ, थोड़े दिन में आपका कलर, स्किन वगैरह सब चेंज हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो टोनिंग चेंज होती है। तो जैसे ये हर कंट्री में गया ना, तो हर कंट्री में गया तो इसमें भी कुछ चेंज हुआ। कहीं पे ये खतरनाक हो गया, कहीं पे ये हल्का पड़ गया, बहुत सारे इसमें चेंज हुए। समझ पा रहे हैं? जिसको बोलते हैं म्यूटेंट। म्यूटेंट सुना है आपने? अभी ऐसे भी बोल रहे हैं कि इसका म्यूटेंट है, सेकंड म्यूटेंट है, 3rd म्यूटेंट है। तो उसने नया रूप लिया। अब नया रूप लिया तो हर कंट्री के अंदर ऐसे बोला जाने लग गया कि भाई ये इंडिया वाला कोरोना है, ये पाकिस्तान वाला कोरोना है, और ये ब्राजील वाला कोरोना है, ये अमेरिका वाला कोरोना है। इस तरीके से नाम लेने लगते लोग। समझ पा रहे हो? वेरिएंट तो पता नहीं ना किसी को, साइंटिफिक नाम तो पता नहीं होता किसी को, तो वो ऐसे बोलने लग गए कि ये इंडिया वाला कोरोना के सिम्टम है, ये अमेरिका वाले कोरोना के सिम्टम, राइट। यस सर। तो फिर बात आई कि अरे ये तो गलत हो जाएगा, साला फैलाया तो चाइना ने, नाम हमारा खराब हो जाएगा कि इंडिया वाला कोरोना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन सारे वेरिएंट्स को एक नाम दिया। किसी को अल्फा नाम दिया, ठीक है, किसी को बीटा नाम दिया, किसी को गामा नाम दिया, किसी को डेल्टा नाम दिया। समझ पा रहे हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, इस तरीके से। तो इंडिया वाला जो वेरिएंट है उसको नाम दिया गया क्या? डेल्टा। समझ पा रहे हैं? तो वो कोई चीज नहीं है कि कहीं से आ रहा है, वो बस इतना ही है कि जो इंडिया में आके कोरोना बदला है उसको बोलते हैं डेल्टा। समझ गए? सर ये इम्प्रॉपर नॉलेज की वजह से हो रहा है बस। है ना? और फिर बताते हैं इतनी कॉन्फिडेंस से आगे लोग, जिनको जैसे पता नहीं वही साइंटिस्ट हो ना, बताने वाला भी अरे तुझे पता ही नहीं है, वैसा हो गया, डेल्टा आ गया, बेल्टा आ गया। सुनो, तो दैट मीन्स डेल्टा वेरिएंस मीन्स इंडिया वाला म्यूटेंट, जो इंडिया में आके वो वायरस चेंज हुआ है उसको बोला गया डेल्टा। चलो सुनिए,
एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब भी मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब भाई ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन मल्टीपल बिजनेस कर रहा हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो एक प्रोडक्ट तो बना रहा है वो इसमें से, मान लीजिए वो कोई मेडिसिन बना रहा है और एक वो इसमें से बना रहा है, एक वो इसमें से बना रहा है। पॉसिबल है? बताइए क्या ये पॉसिबल है कि एक पर्सन मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा हूँ? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अगर कोई पर्सन तीनों बिजनेस में एंगेज है, तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट बना रहा है, तो एग्रीगेट टर्नओवर जब हम निकालेंगे तो तीनों का मिला के निकालेंगे, A+B+C। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होगा? A+B+C। आप ये प्रोडक्ट बनाते हो 15 करोड़ के बेचते हो, ये प्रोडक्ट बना के आप 20 करोड़ के बेचते हो, ये प्रोडक्ट बना के आप 40 करोड़ के बेचते हो। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो हम 40 + 20 + 15 का हम आगे बात समझ में? यस सर। इसका मैं कंपैरिजन करवा देता हूँ। जीएसटी में जब आप टर्नओवर निकालते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन लेना या नहीं लेना, तो क्या आप उसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई ऐसे जोड़ते हो, एक्सपोर्ट? हाँ सर। जोड़ते हैं ना? बस वैसे ही वही वेरिएंट ये है। तो यहाँ पे भी एग्रीगेट का मतलब टोटली होता है हर चीज का, तो इसलिए A+B+C तीनों को मिला के अगर देखिएगा तो इट बिकम्स एग्रीगेट टर्नओवर, राइट। अच्छा, इंडिविजुअल क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो A+B देखना है। अब यहाँ पे देखो, एग्रीगेट क्या देखना है? इंडिविजुअल के नाम पे A+B देखना है। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर इंडिविजुअल मतलब तो सिर्फ A और सिर्फ B होना चाहिए। नहीं, डिफाइन किया गया है कि इंडिविजुअल का मतलब A+B है। तो अब जब डिफाइन कर दिया तो हम तो डिफाइन ही लेंगे। बोलिए, दोनों वर्ड समझ में आ गए? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है और इंडिविजुअल टर्नओवर का मतलब क्या है, राइट। तो अब सुनिए, कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने हैं? अब बहुत आसान हो जाएगा। कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने हैं? सुनिए, रूल 3 की एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। किसको कॉस्ट रिकॉर्ड रखने हैं? तो कोई डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। अब ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर सीआरए रूल्स लगते हैं? आप कहेंगे यस डेफिनेटली लगते हैं। तो चाहे डोमेस्टिक कंपनी है चाहे फॉरेन कंपनी है, और वो प्रोडक्शन में एंगेज होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, फिर चाहे वो रेगुलेटेड में है चाहे नॉन रेगुलेटेड में, इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, ओवरऑल टर्नओवर मतलब कि एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों मिला के 35 करोड़ या उससे ज्यादा, 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया अगर पिछले साल, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। पिछले साल का देखना है। मान लीजिए 2019-20 में मेरा टर्नओवर हो जाता है 36 करोड़ रुपए का, तो क्या मुझे 20-21 में रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? यस, मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। बोलिए, क्लियर है? यस सर। तो पिछले साल के बेस पे चलेगा सारा मैटेरियल। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। क्लियर सर। चलिए, एक रूल और पढ़ा देते हैं बस, बाकी कल करेंगे। रूल 4, कॉस्ट ऑडिट किसे करवानी किसे नहीं करवानी। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट किसे करवानी है किसे नहीं करवानी, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा कि आप रेगुलेटेड में या नॉन रेगुलेटेड में। सर ऐसा क्यों? तो सुनिए, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है ना, जिसको हम कंपनी ऑडिट बोलते हैं, वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और क्या पूरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बनता है? बताइए, क्या पूरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बनता है? यस सर। यस। तो इसलिए वहां पे ऐसा कुछ नहीं देखा जाता कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं है। वो कहते हैं ऑडिट करवानी है करवानी। पर यहाँ पे जो ऑडिट वो प्रोडक्ट वाइज होती है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे ऑडिट प्रोडक्ट वाइज होती है। प्रोडक्ट वाइज का मतलब, मान लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं है ना, और बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप प्रोडक्ट का ऑडिट का क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो रहा है, मतलब इसके लिए तो लायबल हो रहे हो आप, इसके लिए लायबल नहीं हो, तो जो रिकॉर्ड इसके रिलेटेड है ही ऑडिट होगी।
समझ रहे हैं? हाँ जी, समझ रहे हैं पॉइंट? प्रोडक्ट वाइज ऑडिट होती है, तो जरूरी नहीं है कि जितने प्रोडक्ट कंपनी आपकी ऑडिट हो, अगर क्राइटेरिया पूरा होता है तो ऑडिट होगी, नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिए, मैं रेगुलेटेड सेक्टर में भी ऑपरेट कर रहा हूँ, नॉन रेगुलेटेड में भी ऑपरेट कर रहा हूँ, इसकी कंडीशन पूरी हो रही है, ऑडिट के लिए लायबल आ रहा हूँ, पर इसकी ऑडिट की लाइबिलिटी नहीं आ रही मेरे ऊपर, तो मैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट की ऑडिट कराऊंगा। समझ गए? तो प्रोडक्ट वाइज ऑडिट होती है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? चलिए एक काम करो, आज इतना ही कर लो, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी कंडीशन और एग्जांपल भी बहुत सारे देने, 7 मिनट ही बचे, हो नहीं पाएगा। रूल नंबर 3 तक पढ़ लेंगे आप सारा? रूल नंबर 3 तक पढ़ लेंगे यस सारा? सर। ओके सर। कल Okay, sir.